हेलो एस्पिरेंट्स, इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चर्चा आपके लिए एक बेहतरीन स्टडी गाइड साबित होने वाली है। आज हम भारत की अनुसूचित जनजातियों से जुड़े उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और उस इतिहास को डिकोड करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2011 के सेंसस डेटा से, फिर समझेंगे कुछ बहुत ही क्रूशल संवैधानिक प्रावधानों को। इसके बाद हम पीवीटीजीज यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर बात करेंगे और आखिर में कुछ प्रमुख जनजातीय हस्तियों और ऐतिहासिक विद्रोहों को भी कवर करेंगे। तो सेक्शन 1, अनुसूचित जनजातियों की डेमोग्राफी। देखिए, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ज्यादातर डेमोग्राफिक सवाल 2011 की जनगणना के उन सॉलिड आंकड़ों पर ही बेस्ड होते हैं। तो ये हमारा बेसिक्स क्लियर करने के लिए एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये नंबर देखिए, 8.6%। 2011 के सेंसस के हिसाब से अनुसूचित जनजातियां हमारे देश की कुल आबादी का ठीक 8.6% हिस्सा हैं। अगर नंबर्स में बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 10 करोड़ 40 लाख के पार जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8.6% वाला फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम रट लीजिए। अब अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मध्य प्रदेश लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ भारत की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है। इसके ठीक बाद सेकेंड नंबर पर ओडिशा और थर्ड पर महाराष्ट्र आते हैं। कई बार एग्जाम्स में इन्हें सही क्रम में लगाने का सवाल आता है, तो ये टॉप 3 सीक्वेंस याद रखना आपके बहुत काम आएगा। ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हमें एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास भील और गोंड जैसे समुदाय हैं जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां लिस्टेड एसटी कम्युनिटी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी अनुपात की बात करें तो लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे आगे हैं, जबकि सबसे छोटी जनजाति अंडमानी है। अब आते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ये नंबर 47 बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एग्जैक्टली 47 सीटें विशेष रूप से रिजर्व की गई हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम उन सटीक आर्टिकल्स को देखेंगे जो जनजातीय समुदायों को डिफाइन करते हैं और उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है आर्टिकल 342। ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिससे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता है। ये पावर सीधे राष्ट्रपति के पास होती है। और एक बहुत ही क्रूशल बात, ये लिस्ट हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग होती है ना? काफी इंटरेस्टिंग। अब पॉलिटी के नजरिए से देखें तो 5वीं और 6ठी अनुसूची यानी 5th और 6th शेड्यूल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 5th शेड्यूल भारत के कई राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होता है, लेकिन 6th शेड्यूल बहुत ही स्पेसिफिक है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। बस ये 4 नाम अच्छे से याद रखिएगा। शेड्यूल्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग आर्टिकल्स भी हैं जो अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 जो एसटी की ऑफिशियल डेफिनेशन देता है। इसके अलावा आर्टिकल 15 और 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता पक्की करते हैं और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रोकते हैं। और हाँ, आर्टिकल 46 जो राज्य को निर्देश देता है कि वो एसटी समुदायों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम एक ऐसी सब कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिस पर सरकार का बहुत फोकस रहता है और इसीलिए एग्जाम्स के लिए भी एक हॉट टॉपिक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको याद रखना है वो है ढेबर कमीशन। 1975 में इसी कमीशन ने पहली बार इन समुदायों की पहचान की थी जिन्हें विकास के लिए डायरेक्ट फंड्स और बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। पहले इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि किसी जनजाति को पीवीटीजी की लिस्ट में डाला कैसे जाता है? इसके 4 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला, वो अभी भी कृषि पूर्व तकनीक इस्तेमाल कर रहे हों। दूसरा, उनकी पॉपुलेशन या तो रुकी हुई हो या घट रही हो।
तीसरा, साक्षरता दर एकदम ना के बराबर हो, और चौथा, उनकी इकोनॉमी बस जीवन निर्वाह यानी सबसिस्टेंस लेवल की हो। ये जो नंबर 75 है ना, ये आपको रटा होना चाहिए। हमारे देश में सैकड़ों ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें से एग्जैक्टली 75 ग्रुप्स को ही अभी पीबीटीजी की कैटेगरी में रखा गया है, और ये 75 ग्रुप्स 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात करें तो ओडिशा का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में सबसे ज्यादा यानी 13 पीवीटीजी समूह अकेले ओडिशा में रहते हैं। और एक और फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा पीवीटीजी समुदाय डोंगरिया कोंद है, और ये भी ओडिशा में ही निवास करते हैं। इस वल्नरेबिलिटी को टैकल करने के लिए 2023 में पीएम जनमन नाम की एक बहुत ही कमाल की स्कीम लॉन्च की गई। इसका पूरा फोकस उन पीवीटीजी बस्तियों तक पहुंचना है जो अब तक अनछुए रहे हैं। इसमें 9 मंत्रालयों के 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस शामिल हैं, ताकि इन परिवारों को पक्का घर, पीने का साफ पानी, रोड कनेक्टिविटी और एजुकेशन जैसी सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। चलिए सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब हम उन मॉडर्न लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करेंगे जो खुद इन समुदायों से आते हैं और उनके कल्याण के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है हर्ष चौहान जी। वो मध्य प्रदेश के धार जिले की भीलाला जनजाति से आते हैं। उनकी प्रशासनिक लीडरशिप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस एग्जाम्स के लिए ना आपको उनके कुछ खास इनिशिएटिव्स भी याद रखने चाहिए, जैसे कि जल संरक्षण के लिए उनका मशहूर हलमा आंदोलन और झाबुआ जिले में शिव गंगा परियोजना। इसके अलावा वो जनजाति सुरक्षा मंच से भी गहराई से जुड़े रहे हैं। ये नाम और काम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 5 पर आते हैं, ऐतिहासिक जनजातीय विद्रोह। इसमें हम 19वीं सदी के सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल विद्रोहों में से एक संथाल विद्रोह को डिस्कस करेंगे। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, ये कॉज और इफेक्ट को एकदम क्लियर कर देती है। 19वीं सदी में अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों ने जो भयानक शोषण किया, उसी ने इस विद्रोह की आग भड़काई। और फिर 1855-56 में 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू के साहसी नेतृत्व में संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब इस इतने बड़े विद्रोह का नतीजा क्या निकला? ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। उन्हें मजबूर होकर सुरक्षात्मक कानून लाने पड़े। उन्होंने संथाल परगना नाम की एक बिल्कुल अलग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बना दी, और ये नियम भी लागू कर दिया कि कोई भी संथाल अपनी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति यानी गैर संथाल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इंडिया की ओवरऑल ट्राइबल डेमोग्राफिक से शुरुआत करेंगे, फिर सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल हार्टलैंड से होते हुए नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ के स्टेट्स को कवर करेंगे। और हाँ, लास्ट में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत ही हाई यील्ड टेकअवेज भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द बिग पिक्चर की। स्टेट वाइज डिटेल्स में जाने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? 2011 के ऑफिशियल सेंसस डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का एग्जैक्टली 8.6% हिस्सा हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज का है। नंबर्स में बात करें तो ये करीब 104 मिलियन यानी 10 करोड़ 40 लाख लोग हैं। और सच बताऊं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8.6% का जो फिगर है ना, इसे एकदम रट लीजिए। पिछले कई सालों के पेपर्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आया है। अब जरा इन 2 डेमोग्राफिक टाइटन्स को देखिए, भील और गोंड। पूरे देश में ये दोनों सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। पॉपुलेशन के मामले में यही दोनों कम्युनिटीज इस पूरे डेटा के मुख्य स्तंभ हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि लगभग हर एग्जाम के जीके सेक्शन में इनका नाम किसी न किसी रूप में जरूर देखने को मिलता है। ऑल राइट, अब आते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, जो कि हमारे देश का असली ट्राइबल हार्टलैंड है। यहीं पर हमें ट्राइबल पॉपुलेशन का सबसे भारी कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। और ये डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां भील और गोंड कम्युनिटीज की मैसिव प्रेजेंस। वैसे एमपी में कोल और बैगा जैसी ट्राइब्स भी हैं, लेकिन डेमोग्राफिकली सबसे ज्यादा डोमिनेट यही 2 बड़े ग्रुप्स करते हैं। अगर हम पड़ोसी राज्यों यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां संथाल, उरांव, मुंडा और हो जैसी ट्राइब्स को याद रखना हाई स्कोर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
आप जब भी रिवीजन करें तो इन ट्राइब्स के नाम को इनके स्टेट्स के साथ लिंक करके ही याद करें। इससे एग्जाम में एक्टिव रिकॉल बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट हम नॉर्थ और वेस्टर्न ट्राइब्स पे नजर डालेंगे। यहाँ आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी। गुजरात और राजस्थान के डेटा को अगर हम साइड बाय साइड रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि भील कम्युनिटी इस पूरे वेस्टर्न बेल्ट पर किस तरह हावी है, और इसके साथ ही राजस्थान में मीणा कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन है, जो एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक है। थोड़ा और नॉर्थ की तरफ चलें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बकरवाल और गद्दी ट्राइब से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो वहां से थारू और बुक्सा ट्राइब्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक क्विक मॉक टेस्ट हो जाए। सोचिए 2011 के सेंसस के हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है? अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। बिल्कुल सही, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। एसएससी सीजीएल में ये सवाल कई बार डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। बस इस एक सिंगल फैक्ट को याद रखने से आपको एग्जाम में सॉलिड मार्क्स मिल सकते हैं। अब शिफ्ट करते हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स की तरफ। ये बेल्ट थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि यहाँ हमें इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और बहुत सी छोटी छोटी डेटा की बारीकियां देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ओडिशा को ही ले लीजिए। यहाँ खोंड, गोंड और संथाल कम्युनिटीज की वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और मजेदार बात यह है कि ज्योग्राफिकल क्लोजनेस की वजह से ये डेटा हमारे पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल के डेमोग्राफिक डेटा से काफी हद तक ओवरलैप करता है। और नॉर्थ ईस्ट में तो डेटा के इन छोटे छोटे नुएंसेस को समझना ही सक्सेस की चाबी है। जैसे, क्या आपको पता है कि नागा कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है? ये दरअसल 16 अलग अलग ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कलेक्टिव टर्म है। एक और ट्रिकी फैक्ट, गारो ट्राइब जो असम की लिस्ट में भी दिखती है, वो फंडामेंटली मेघालय की एक मेजर ट्राइब है। असम में बोडो ट्राइब की प्रोमिनेंस भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग ऑन टू द डीप साउथ एंड आइलैंड्स। यहाँ की डेमोग्राफिक्स बहुत ही यूनिक हैं और कुछ केसेस में बहुत ही वुल्नरेबल भी। केरल और तमिलनाडु का डेटा एनालाइज करने पर आपको एरोला, अदियान और कनिकर जैसी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की शेयर्ड प्रेजेंस मिलेगी। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज अक्सर ट्रेडिशनल ट्राइबल रीजन्स को डिवाइड नहीं कर पाती। अब बात करते हैं एग्जाम्स के सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक की, हमारे आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार के ओंगे, सेंटिनलीज और शोम्पेन और लिटिल अंडमान के जारवा, ये कम्युनिटीज पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का हिस्सा हैं। इसलिए ये आपको अक्सर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों में देखने को मिल जाएंगे। फाइनली आ गए हैं हम अपने लास्ट सेक्शन पर, हाई यील्ड एग्जाम टेकअवेज। इस पूरे ज्योग्राफिकल टूर को समराइज करते हुए आइए कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं जो आपको बोनस मार्क्स दिला सकते हैं। एग्जामिनर्स को हिस्ट्री और डेमोग्राफिक्स को मिक्स करके पूछने में बहुत मजा आता है। जैसे कि बंजारा कम्युनिटी का मुगल काल में ट्रेडर्स और पैस्टोरलिस्ट्स के रूप में जो रोल था, वो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा पूरे इंडिया में भील और गोंड का डेमोग्राफिक डोमिनेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट 2011 के सेंसस को ही अपना फाइनल बेसलाइन मानकर चलना, ये बातें एग्जाम हॉल में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं।